बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। पनामा पेपर्स, इस केस में जीता कौन और हारा कौन, और आइंदा इंतखाबात के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है। बड़ी सियासी जमातें इसके ऊपर अपनी अपनी पोजीशन ले रही हैं, लेकिन उस वर्डिक्ट के अंदर जजेस ने क्या लिखा जो मियाँ साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, ये आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे। और हमारे साथ मेहमान शख्सियत पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसी सवाल से शुरू करते हैं, बहुत शुक्रिया। इसी सवाल से शुरू करते हैं कि पनामा केस जीता कौन, इमरान खान या नवाज शरीफ? नहीं, इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ना नवाज शरीफ जीता है ना इमरान खान जीता है, ये इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम जीती है। कैसे? उसकी वजह मैं मुख्तसरन आपको बताऊं कि बदकिस्मती है मलिक साहब। इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसके ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जिंग हैं और बहुत से चार्जेस हैं, लेकिन उसको 5 मेंबर बेंच जो कि तमाम सीनियर लोग थे, किसी ने क्लीन चिट उसको नहीं दी, टिल्ट नहीं किसी ने किया उसकी तरफ। यहाँ तक कि 2 मेंबर साहबान जो कि हमारे सीनियर चीफ जजेज़ हैं और फ्यूचर में चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उन्होंने तो इनको नाअहल करार दिया अंडर वो जो हमारी है आर्टिकल 62 1 आर्टिकल F, और उसमें कहा कि ये अब मेंबर रहने के भी काबिल नहीं है। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी वर्डिक्ट आ जाए, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं जीता हूँ? आप ये कहें अवाम जीते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब आपका कहना है ये केस हार गए? 110% नवाज शरीफ साहब अपना केस हार गए हैं, बल्कि नवाज शरीफ साहब इस जजमेंट की वजह से जो कि GIT बनी है, आप पूछेगा उस पर भी क्वेश्चन मुझसे, जो GIT बनी है, अब इनको GIT के सामने जाकर पेश होकर अपनी एक्सप्लेनेशन दी। वो एक अलग बात है कि उसमें क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि जजमेंट में कई डॉक्यूमेंट्स के मतलब ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन तो आ चुकी हैं। GIT क्या करेगी, लेकिन इनको एज ए प्राइम मिनिस्टर अपनी फैमिली के सामने साथ लेकर, अब GIT समझती हैं, आपसे ज़्यादा कौन समझता है GIT क्या चीज़ है। एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई है आपकी, उसमें बहुत से लोग अगर स्टेप बाय स्टेप इस पे चलें, 2 जजेस जो थे, जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार, उन्होंने तो कहा इनको डिस्क्वालीफाई कर दें, बाकियों ने कहा कि नहीं अभी तहकीक करनी है। उनकी जजमेंट्स आपने पढ़ी होंगी कानूनी नुक्ता नज़र से, क्या कोई ऐसी गुंजाइश है जो मियाँ साहब के लिए थोड़ी बहुत स्पेस पैदा करती हो, या अभी वो देखिए जस्ट वांट टू प्रोब इट फर्दर कि इसमें से ढूंढने के और क्या चीज़ें फिर इसके ऊपर वर्डिक्ट पास करें? मैं ज़रा थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी 3 जजेस का एग्जैक्टली उन 3 जजेस में पर्टिकुलरली जो 2 जजेस हैं, अजमत सईद साहब और मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन साहब, और जो उनमें से सीनियर हैं जस्टिस उनके तीसरे साथी हैं जस्टिस एजाज अफजल साहब, तमाम ने इन डॉक्यूमेंट्स को देखा है, इसका स्कैन किया है। इन 2 अव्वल ज़िक्र जो मैंने जज साहबान के नाम लिए हैं, उन्होंने तो कुछ इनके डॉक्यूमेंट्स को उसी स्टेज पर रद्द भी कर दिया है। अब सवाल ये पैदा, किन डॉक्यूमेंट्स को रद्द किया? उसमें एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कतरी शहजादे के 2 लेटर्स हैं, उसकी जो है ना कोई वैलिडिटी नहीं है। अच्छा, वो मेरे ख्याल पैराग्राफ नंबर 74 है, 75 अगर आप कहेंगे मैं आपको निकाल दूंगा। अच्छा, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब हमने इनसे पूछा बहुत सी बातों का, तो कोई चेन और एक्सप्लेनेशन हमारे सामने नहीं आ सकी, और इस किस्म का नैरेटिव है जिसकी वजह से हम सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके एक्सटेंट, आपको शायद जहन में ज़रूर बात होगी, ये जो जस्टिस कोर्ट का ऑर्डर है ना, उसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि जो कतरी शहजादे के ख़त हैं कि क्या ये मिथ है या हकीकत है, रियलिटी? ये उन्होंने अल्फाज लिखे हैं, जी मिथ है, मिथ लिखा हुआ है बाकायदा, क्या रियलिटी है। इसके बारे में 2 जज साहबान अपना ओपिनियन दे चुके हैं। कौन कौन? जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस अजमत साहब। उन्होंने इसको नहीं माना, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को, इस पर बहुत अपनी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करी। ये सुनी सुनाई बात है, वो इसको रद्द कर चुके हैं कि ये सुनी सुनाई बातों के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप नॉट एट ऑल, मैं आपको वो पेजेस, वो आपको जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 74 या 75, इसी तरह जो है ना एजाजुल हसन साहब के जो पैराग्राफ्स हैं 43 या 44 है, आप ज़रा डिटेल पढ़ लीजिए। देखिए ना, हमारी डिफ़िकल्टी ये है कि हम सब बात को कर लेते हैं, लेकिन उसको जो है ना हम उसकी ज़रा खोज में नहीं जाते हैं।
आप जरा सा खोज में जाइएगा। जैसे लोगों ने कहा जी कि वो तो मरियम को उन्होंने क्लीन चिट दे दी, कहाँ क्लीन चिट मिली? देखिए, आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें और डॉक्यूमेंट के पढ़ने के बाद कोई ओपिनियन कायम करें। लेकिन जैसे एक मिनट, मेरा ये कहना है कि ये जो 3 ऑनरेबल जो बेंच के लोग हैं, मेंबर्स हैं, जज साहबान हैं, इनकी वजह से नवाज शरीफ को रूल ऑफ लॉ के नीचे आने पड़ा। अब एक प्राइम मिनिस्टर, आप अंदाज़ा कर लें, हमारे जैसे इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जिसको हम कहते हैं, जो कि गलत है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का या एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो एक न्यूक है, वो किसके सामने पेश हो रहा है? जीआईटी के सामने। यहाँ एक सवाल बनता है न जीआईटी के सामने पेश किस लिए हो रहा है? इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। क्या जाकर देंगे? एक्सप्लेनेशनें देनी है। 12 क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किए, बहुत से क्वेश्चन आपने देख लें कि वो जो आप जरा जो जीआईटी की जो कंपोजिशन है, यहाँ मैं आपसे पहले पूछ लूँ, अदालत कहती है कि जो अदारों के सरबराहान हैं वो नॉमिनेट करेंगे। आज हमने FIA की कहानी पढ़ी, 2 उनके जो एडिशनल डायरेक्टर्स हैं उनको छुट्टी पे भेज दिया, एक पीछे बचा है, तो दैट इज़ द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। आपने लेना है तो ले लें, नहीं लेना तो घर जाएं। आप नैब के चेयरमैन को आपने कहा फौत हो गया हमारे लिए, आपने उसके लिए लूसीफर और डॉक्टर फॉस्टर्स क्या कुछ बोल दिया, उसी ने आपको बंदा देना है तहकीकात के लिए। SBP में एक डिप्टी गवर्नर हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो हुदैबिया के अंदर या दूसरे केसेस के अंदर वो हिस्सेदार बने फैसिलिटेट करने में। वहाँ आपको वो भी थोड़े से ऑब्जेक्शन हैं। बत्रा साहब पे भी आप कहते हैं ऑब्जेक्शन है? हाँ ऑब्जेक्शन है। नेशनैलिटी का इशू भी आपने देखा है, ड्यूअल नेशनैलिटी वाला, वो भी आपने देखा होगा। वो आपको अफसर देंगे तो जीआईटी आपकी क्या निकालेगी, ये बताएं मुझे। तो मैं यही तो आप जीआईटी कुछ नहीं निकालेगी। तो मैं यही तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि 2 फाजिल जज साहबान ने इन 3 में से इन डॉक्यूमेंट्स पर बहुत ज़्यादा शेर बहस भी की हुई है, और जस्टिस खोसा साहब और जस्टिस गुलजार साहब ने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन भी किया। तो ठीक है, कोर्ट की जजमेंट है, लेकिन पब्लिक डोमेन में है, हम बात तो कर सकते हैं जी। इस जीआईटी की निस्बत ये बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर मुश्तमिल, जैसे काजी फैज़ ईसा साहब, कोयटा जो इंसिडेंट हुआ था लास्ट ईयर, उसमें जो है ना उनको बनाया गया था कमीशन का सरबराह, और उन्होंने इनकार की, तहकीकात की, ऐसा आप कर लेते। लेकिन अभी आप ये जजमेंट है, जब तक ये जजमेंट रिव्यू नहीं होगी, यू हैव टू लिव विद दिस जजमेंट। जो भी कुछ है आपको साथ जाना पड़ेगा। ये 184(3) की ऑर्डर है, 184(3) के ऊपर रिव्यू फाइल किया जा सकता है? नहीं, इस कोर्ट की जजमेंट पर रिव्यू फाइल किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 188, वहाँ पर कोई कदगन नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर रिव्यू फाइल किया जा सकता है? मेरा ख्याल है, और मे भी किसी हद तक दुरुस्त भी है, कि कुछ लोग रिव्यू फाइल कर रहे हैं इसके ऊपर, और नाम अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ इंटरेस्टेड है इसमें रिव्यू फाइल करके मार और भी पड़ सकती है। पहले तो 2 जजेस ने कहा था अगर बाकी भी साथ वही राय रख ले फिर क्या होगा? ना, ये तो देखें ना, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से जाते हो तो वहाँ पर इस बात का ये नहीं देखना होगा कि आपको मार पड़ सकती है, क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि बेहतरी भी हो जाए, क्योंकि मार तो पड़ी है। रिव्यू की जजमेंट आपने देखा था ना, भुट्टो साहब के केस में क्या हुआ था। लेकिन ये 184(3) के तहत ये था, रिव्यू फाइल हो सकती है, इसमें रिव्यू आ सकती है। जी, रिव्यू सो मोटो जुरिस्डिक्शन के तहत नहीं थी। नहीं, क्यों नहीं? सो मोटो में 184 सब आर्टिकल 3 के नीचे थी ना, तो सो मोटो के ऊपर रिव्यू फाइल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। बहुत से रिव्यू फाइल हुए, बहुत से केस में रिव्यू फाइल हुए, डिसाइड भी हुए। तो उसके लिए बड़ा इससे बेंच बनाना पड़ेगा? नहीं, नॉट एट ऑल, यही 5 मेंबर बेंच होते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो रूल ये है कि कोशिश ये की जाए कि यही जजेस बैठे जिन्होंने ये जजमेंट दी है। लेकिन अगर किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस की वजह से जज साहब नहीं है ना, उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ना फिर किसी और जज को बिठा दें। लेकिन कम से कम जो आथर जजेस हैं जजमेंट के, कोशिश ये होनी चाहिए कि वो इन बेंचेस, सेम बेंच दोबारा अपनी अपील सुने, अपने ही फैसले के ऊपर अपील सुने। जी, वाई नॉट? रिव्यू तो देखें ना, रिव्यू जो है वो उन्हीं बेंचेस और उन्हीं जजेस के सामने लगता है जिसको हम आर्टिकल 188 कहते हैं। तो आप क्यों नहीं जाके दरखास्त दायर करते? अब तो आप कर सकते हैं, आप सियासी आदमी हैं। नहीं, वो अब हमारा जो पार्टी का जो व्यू था वो कल हमने जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना वो किया है, और जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके मुताबिक हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो लोग यहाँ पर पटिशन में गए थे, अब वो सियासत की बात नहीं है, अब ये बात देखने की बात है कि ये हम अगर रिव्यू में जाएंगे, इसमें जो है ना किस हद तक जो है ना आपको रिलीफ मिलेगा, किस तक, क्योंकि हम तो पार्टी थे ही नहीं। अगर वो लोग जाएंगे जो कि पार्टी ऑलरेडी उधर थे, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। सियासत के इसके क्या असरात हैं? आप लगता है JIT फैसला कर पाएगी? क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि JIT ट्रक की बत्ती है, ये बुरा काम होना ही नहीं है। नहीं, मैं तो देखें इस हद तक तो नहीं कहूँगा, जो लोग कहते हैं ये उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर मॉनिटर लगा हुआ है, और अगर आप देखें बहुत से डॉक्यूमेंट्स के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ऑलरेडी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया हुआ है, और JIT के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा
कि उसको विद इन लिमिटेड पीरियड इसको जो है ना डिस्पोज ऑफ करें। डॉन लीक्स बड़ा शोर मचा था, मेमो की तरफ भी अभी आऊँगा। मेमो गेट आपने उस वक्त उस पर नोटिस लिया था, वैसे ही अब डॉन लीक्स बन गया था, सिक्योरिटी ब्रीच होगी, उसमें भी सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी। नतीजा क्या है? नतीजा ना मेमो का निकला था ना इसका निकल रहा है। नहीं, ये जो कि उसका था उसमें तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूट किया था कमीशन, वो कमीशन की रिपोर्ट आ गई है और वो कमीशन हेड कर रहे थे काजी फैज़ ईसा साहब, उनके साथ 2 चीफ जस्टिस थे। वो बड़ी वैल्यूएबल रिपोर्ट है और उसको अगर हमने उस रिपोर्ट को पब्लिक भी कर दिया हुआ है, आप उस पर देखें कि इस मुल्क के जहाँ तक सिक्योरिटी के मामलात का ताल्लुक है, उन्होंने थ्रेडबेयर उसमें डिस्कशन की है, उसमें उन्होंने रिकमेंडेशंस की हैं। अब सिर्फ ये है कि अब मौजूदा हुकूमत का शायद इंटरेस्ट नहीं है कि दरख्वास्त देकर जाकर उस केस को चलवा लें, लेकिन ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस साहब से कि उस केस को टेकअप भी करें, क्योंकि वो इस मुल्क के सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम केस है। देखिए, हुसैन हक्कानी के आर्टिकल आने के बाद अब उसमें शक वाली गुंजाइश बहुत थोड़ी बाकी है। वो अपने मुंह से अपने अल्फाज से तस्दीक कर रहा है, तो आप जैसी शख्सियत जिसने उसके ऊपर सो मोटो लिया था, फिर आपको ये नहीं कहना कि मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, आपको जाके दरख्वास्त देनी चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब ये केस था, इसको खोलिए और इसको फैसला करिए। ये काम वो नहीं होता है कि जो भी आदमी बाहर बैठा और जो भी अदालत में कोई केस चलता है जाके दरख्वास्त दे दें। नजीम साहब, इसमें देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अदालत। गवर्नमेंट नहीं एक्ट कर रही तो आप एक्ट करिए। नहीं, आप टॉर्च बेरर बने थे ना, एबटाबाद कमीशन भी था। देखिए ना, मैं खुद एक तरफ उस बेंच का जो है ना मेंबर हूँ और खुद ही जाकर मैं साहिल बन जाऊँ, ये मुमकिन नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि मेरी पर्सनैलिटी की जहाँ तक बात है, मैं एज ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस पेश नहीं हो सकता हूँ इस कोर्ट के सामने। पार्टी की तरफ से अब जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि सर ऑलरेडी मैटर सब जुडिस है, हम तो इसको केस को सुन रहे हैं। आपका वकील को पेश हो सकता है? नहीं, मेरी तरफ से वकील नहीं हो सकता, मेरी पार्टी की तरफ से हो सकता है। आपकी पार्टी की तरफ से हो सकता है? मेरी पार्टी की तरफ से हो सकता है, लेकिन उसमें ये हमें कतगन कोई नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी होती है। देखिए ना, साथ एबटाबाद कमीशन भी साथ जुड़ा हुआ है, मेमो गेट के साथ एबटाबाद कमीशन जुड़ा हुआ है। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं पब्लिक हुई। वी हैव द राइट टू नो। उसमें तो आपका भी राइट है और हमारा भी ग्रीवेंस है। मैं तो जानना चाहता हूँ, और जानना चाहता हूँ, इसीलिए तो आपसे कहता हूँ। नहीं, तो आप उसमें देखें ना, उसमें हमारा भी ग्रीवेंस ये है नदीम साहब कि जो एबटाबाद की रिपोर्ट थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। उसमें भी आपके जो है ना बहुत से सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुए हैं। आपको ये चाहिए कि उसको देखिए, मुदुर रहमान की जो रिपोर्ट थी ईस्ट पाकिस्तान के डिबेकल के ऊपर, पाकिस्तान में वो डिस्क्लोज नहीं हुई थी, वो इंडिया में हो गई, लीक होकर छप गई ना, लीक हो रही, आप बैठे रहे ऊपर और उसके बाद जो है ना वो लीक हो जाती। लेकिन ये हमारी जो है ना गवर्नमेंट है या हमारे जो लोग आते हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि इस सिस्टम के अंदर इनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में। डॉन लीक्स सिक्योरिटी ब्रीच है? कैसे नहीं है मलिक साहब, आप बैठे हुए हैं सिक्योरिटी की, आप जो है ना सुन रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस है, आपके यहाँ मीटिंग हो रही है, तमाम आपके सिक्योरिटी के जो है ना लोग हैं, लीडर है, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, उस पर वहाँ आप जो है ना इतनी जो है ना ब्रीच होती है आपका, और जो है ना रिफ्ट पैदा हो जाता है जो कि सिक्योरिटी वाले हैं और जो है ना आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। कैसे नहीं आप कहते हैं कि ये, और ये आपको पता होगा जो हमारा एक्ट है, ये ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट 1923, उसकी बहुत सी प्रोविज़न की खिलाफ वर्जी हुई है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि इतने दिन हो गए अभी तक इस जो है ना रिपोर्ट को गवर्नमेंट रिलीज़ क्यों नहीं। क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को रिलीज़ करना चाहिए, जिम्मेदारों को पकड़ना चाहिए। क्यों नहीं पकड़ना चाहिए? देखें, इससे बड़ी क्या बात है कि आप प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट में या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक मीटिंग कर रहे हैं और आप इस बात का तहफ़्फ़ुज़ आपकी मीटिंग को नहीं कि अंदर जो आप बात कर रहे हैं वो बात बाहर लीक आउट हो जाएगी। इससे बढ़कर जो है ना आपका सिक्योरिटी का कंप्रोमाइज़ क्या हो सकता है? और इसमें तो किसी को भी हुसएवर में भी देखें, अगर पाकिस्तान है तो मलिक साहब सब कुछ हम और आप हैं। अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, आप आराम से बैठेंगे, उसमें ये कहेंगे जी उसके गले में डाल दो, उसके, वो आजकल आपने देखा कोई अखबारों में चल रहा है और मीडिया पर भी आ रहा है, पता नहीं उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है या कितनी है नहीं, हमें तो नहीं पता भी। लेकिन जैसे साहब ये तहकीकात का नया अंदाज ये है कि हम जो काम नैब ने करना है, जो FIA ने करना है, जो FBR स्टेट बैंक ने करना है या CCP ने करना है, उस काम के लिए हम अब ISI और MI के नुमाइंदे भी शामिल करते हैं। उसकी वजह ये है ना, उसकी पनामा की जजमेंट नहीं, उसकी वजह ये कि ना आपके अदारे कमज़ोर हो चुके हैं। आपके अदारों को जिन लोगों ने बिल्टअप उनको स्ट्रेंथन करना है, वो ख़ुद बहुत से मामलात में फंसे हुए हैं। आपने नैब की बात की, नैब ने इसी पनामा बेंच की हेयरिंग के दरमियान जब उनसे पूछा गया कि हदूबिया पेपर मिल का जो कि 2016 में क्वैश हो गई थी प्रोसीडिंग, आप अपील फाइल करेंगे? नैब के चेयरमैन की आप जुर्रत देखें, उसने कहा मैं नहीं करूंगा अपील। एक बात, ख्वाजा जवाद साहब चीफ जस्टिस बने थे, उनके सामने एक नैब का केस चल रहा था, उनका लिस्ट लेकर आए
कितने जो है ना जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनके केसेस आपके सामने पड़े? 150 केसेस में से आज तक एक केस टेकअप नहीं हुआ। और आपने शायद ज़ाहिर है कि आप तो मीडिया ताल्लुक, आपको पता होगा, उसी दिन नैब के चेयरमैन को क्रिटिसाइज किया गया लाइक एनीथिंग। किसने क्रिटिसाइज किया? सिटिंग गवर्नमेंट के वुज़रा ने। प्राइम मिनिस्टर ने कहा पर काट देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने कहा था। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि पर काट देंगे। पर काट देंगे मतलब इनकी पावर्स हम ख़त्म कर देंगे। आपका क्या ख्याल है कि फिर इस तरह का कोई चीफ जो चेयरमैन होगा इसका नाम का कोई तो इंडिपेंडेंटली काम करेगा? वो रोल अदा कर सकती है जो एफबीआर ने करना है उनकी जगह। आईएसआई के, मैं आपको एक बात नहीं, आईएसआई का वो रोल नहीं होता। ये जो एक्चुअली जेआईटी कैसे बनती है, ये हमारा कंसेप्ट जेआई का जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का ये कि एविडेंस कलेक्ट करना है। आपको एविडेंस कलेक्ट करना होता है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस सिस्टम के नीचे। वो जो हमारा ये एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 उसका एक सेक्शन 19 है, उसमें भी आईएसआई का एक आदमी बैठता है, उसमें भी एक कंपोजिशन होती है ताकि एविडेंस कलेक्ट। सर वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ फाइनेंशियल क्राइम हुआ हुआ है, तो आप ये जो फाइनेंशियल क्राइम आपका है वो फाइनेंशियल क्राइम भी इक्वल टू द क्रिमिनल। आपने एंटी करप्शन एक्ट 2010 में क्यों बनाया था? तो वहाँ आपने डिफाइन किया हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर को आप फिर एंटी टेररिज्म एक्ट की जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर है उसके तहत ट्रायल करने जाते हैं। आपने जेआईटी का प्रिंसिपल वहाँ से बारो किया हुआ है और उसको इसलिए तो मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जेआईटी में पेश होने से पेशतर अपने जितने भी उनकी जो है ना इन्फ्लुएंस है जो इस्तेमाल कर सकते हैं उससे मुबर्रा हो जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को? उसको मुबर्रा होकर देखे ना, मुबर्रा होने से मुराद क्या है? मुबर्रा होने चाहिए से कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब, देखें ना, ये तो इत्तेफाक की बात है ना, क्या आज प्राइम मिनिस्टर कोई और भी तो हो सकता था, और हो सकता है कल ये प्राइम मिनिस्टर ना भी रहें। एक बात मैं करता हूँ, लेकिन मेंबर नेशनल असेंबली होने की वजह से इनको प्राइम मिनिस्ट्री मिल गई। अगर ये स्टेप डाउन हो जाएं और स्टेप डाउन होकर एक ट्रांसपेरेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड अपराइट किस्म की इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो जाएं और जाकर अपने जो भी केस है पुटअप करें, तो उसमें हर्ज क्या है? क्या आप मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे दें? नहीं, हमारा पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि नवाज इसको स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। और आपका मुतालबा है नवाज शरीफ साहब से वो इस्तीफ़ा दे दें? नहीं जैस, हमने कल भी कहा है उनको कि आप स्टेप डाउन हो जाए। हमने ये वर्ड नहीं कहा इस्तीफा दे, हमने कहा स्टेप डाउन हो जाए। अपने किसी स्टेप डाउन कैसे होंगे? इस्तीफा देंगे तो नेचुरली तो आप फिर सीधा मुतालबा करेंगे। मुश्किल क्यों लोगों में डालते हैं? आप कहें कि मैं नहीं, मुश्किल कहाँ हम डालते हैं, हम तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। आप मुतालबा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दें? इसलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस एंड टू इंश्योर द रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री इस्तीफा दें। हाँ जी। तो आप इस्तीफे का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल करते? नहीं, इस्तीफे का क्यों नहीं कर सकता हूँ? आपने नहीं किया अभी तक, मैं पूछ रहा हूँ। आपने अभी आपने कह दिया, मैं आपको एंडोर्स करता हूँ। क्या? हाँ कि इस्तीफा उनको देना चाहिए। तो इस सब गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस साहब ये फरमाइएगा, रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया गया था, डिस्क्वालीफिकेशन की मुद्दत इत्तेफाक का है कि आज से उनकी ख़त्म हो गई है, दोबारा से वो इलेक्शन के लिए अहल करार पा गए। आपको सियासी जज करार दिया था पीपल्स पार्टी ने कि सियासी बुनियादों पे आपने यूसुफ रज़ा गिलानी की छुट्टी करा दी। 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, ये सज़ा है, 5 साल के लिए छुट्टी तुम्हारी। मानते हैं? 7 मेंबर बेंच बना था जिसमें जस्टिस नासिर मुल्क साहब जिसको हेड कर रहे थे, सही, टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट की सज़ा उन्होंने दी। पीपल्स पार्टी का आप एक पीपल्स पार्टी की बात आपने दोहरा दी, मैंने तो जवाब देना है आपको ना, आपने तो नहीं देना। 7 मेंबर बेंच में जब आपको सज़ा हो जाती है, आप आइन पढ़ें। फिर आइन आपको कहता है अंडर 63 सब आर्टिकल 1G कि इस सच लाइक सिचुएशन में आप जो है ना कंटिन्यू नहीं कर सकते टू बी द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। ये आपने बीइंग ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अर्न कर ली है डिस्क्वालिफिकेशन। जब आपने डिस्क्वालिफिकेशन अर्न कर ली है, उसकी और कोई सूरत हाल नहीं होती है कि उनको डी नोटिफाई किया जाए। उस बेंच के पास ये इख्तियार नहीं था। इसका रेफरेंस गया था वहाँ उनके पास, स्पीकर साहिबा के पास। उन्होंने कहा कि नहीं, ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते। वो ऑर्डर हमारे सामने चैलेंज हुआ था। इफ्तिखार चौधरी का कोई ऐसा नहीं था, और इफ्तिखार चौधरी वाज नॉट अलोन, इसमें एक बेंच था। स्पीकर ने कहा कि ये नहीं हो सकता जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। फिर उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया। चैलेंज करने के बाद उस पर जजमेंट आई, और वो भी 184(3) में मलिक साहब हुआ था। उसमें सियासी जज का या गैर सियासी जज का कोई सवाल नहीं है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी इंटेंशन? एब्सोल्युटली नहीं। किस बात पर होगा? देखें ना 184 में मुड़ के देखते हैं। नहीं, आप देखें 163(1G) में जब आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो
तो और यही तो आपका- इल्ज़ाम है कि आपने वो पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं, उसमें पॉलिटिकल व्यू, जब आपकी सजा होगी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो टिल द आप राइजिंग ऑफ द कोर्ट, 1 मिनट नहीं, खड़े रहो और 5 साल के मैं लिए आप कहता हूँ disqualified। शायद वो अगर अपील करते हैं ना, टेल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट वालों के पास पोजीशन और हो सकती थी। इन्होंने तो वहाँ तक अपील तक भी नहीं की, उस ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू भी फाइल कर सकते थे और इन्होंने बाद में जब कोई आपकी मोहब्बत पीपल्स पार्टी से थी, रिफ्लेक्ट होती थी, नजर आता था आपने सारे अफसर लाइन में खड़े किए होते थे। वो आप OGDC का पीपल्स केस पार्टी हो का या क्या दूसरा ब्रीफ लाए आज? वो आपने लाइन में नहीं, रोज नहीं, आप लगाए मुझे होते बता थे। दें। पुलिस के अफसरान से लेकर Absolutely सरकारी गलत अफसरान है। तक। देखिए, ये आपकी गलत बात है और ना ही पीपल्स पार्टी की कोई बात थी। अगर आपके पास ब्रीफ है उनका तो आप एक एक केस मुझसे पूछ ले, मैं बता दूं। मतलब रेंटल पावर में आपने वो राजा रेंटल में शुरू हो गया था, वो अल्टीमेटली अभी तक नहीं, आप उनका केस नहीं निकला। जजमेंट की अगर बात करते हो तो वो एक कोर्ट की प्रॉपर्टी है। जजमेंट आप पढ़ लें, उसमें जवाब आपको मिलेगा। सजा मिल गई थी लोगों को, कैसे चल रहा है? 2 को सजा हो जाती, 4 बरी हो जाते, या 4 को सजा वो तो होती, 2 देखिए बरी हो आपका जाते, हो सिस्टम गया है ना, जब आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे, आज भी सारे लोग भुगत रहे हैं। कितना बिलियंस रुपीस आपने निकलवाया था। लोग जो है ना 24 आवर्स में लाकर बिलियन रुपये बैंकों में जमा कर रहे थे, जो एडवांस लेकर चले गए। लेकिन अब ये मुझे एक बात तो बताएं, एक इस तासुर- मुल्क में ऐसे लोगों को जो कि इसमें लूट मार में लगे हुए हैं और जो माल उनके हाथ इस मुल्क का आता है, आपका क्या ख्याल है कि नॉर्मल वे से आपके हाथ आएंगे वो? हेडलाइन आप ये बहुत जाकर छपी। दें। नहीं जस्टिस साहब, इस पे हेडलाइन बहुत छपी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की, रिजल्ट नहीं निकले। क्यों नहीं रिजल्ट निकला? क्या ये result बिलियन निकला? रुपए मतलब जरा रेंटल वाला केस अभी भी पड़ा हुआ है। बैंक ऑफ पंजाब को देख लें, कितने बिलियन रुपीस आपने निकाले। क्या हुआ स्टील उसका? मिल का। जिन लोगों के ऊपर इल्जाम था पर्चियों पे पैसे लिए लेकिन आपके पैसे तो सारे 5 करोड़ लिया मैंने इफ्तिखार चौधरी साहब को देना, 3 करोड़ उसने पकड़ा, मैं जजों से फैसला करा दूंगा, आपने उनको सजा दी। मलिक साहब, वो सज़ा देने वाला, आपको अगर इतना पता हो ना सिस्टम क्या है, वो सज़ा हमारा काम नहीं होता है, सज़ा ट्रायल कोर्ट का काम होता है। हमारा ये काम होता है कि डिक्लेरेशन देनी। अगर आप 184(3) को भी पढ़ लीजिएगा ना मेहरबानी करके, आपको पता होगा कि ये जुरिस्डिक्शन है। अगर जैसे आप अदालत के पनामा वाले सामने केस आके में कोई बंदा आके declaration कहे में कि लिया। 5 करोड़ रुपया मैंने दिया था, ये कहता था नहीं, अदालत आप को फिर इन्वेस्ट समझ- करके आप फैसला मेरे दिलवा बात- दूंगा, आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं? नदीम साहब, ये बात समझने की बात है। जो भी थे, हमने केसेस रिकमेंड किए थे, उनके केसेस चल रहे हैं। हज हमने एक corruption आदमी, आपको याद होगा कि मुनीस लाई का केस चल रहा था, वो भी इसमें जो है ना NLC वाला केस था, दूसरे कोर्ट में ट्रायल होता है। अगर हम उसका ट्रायल करने लगे ना, अपील का राइट ही नहीं होता। हज करप्शन केस आज करप्शन केस में भी आपको हमने भिजवाया ट्रायल के लिए क्या हुआ? और लोगों को सारा रिलीफ भी दिया। क्या हुआ? देखिए ना, अब वहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठी होती, हामिद और सईद अगर काज़मी बाइज्जत बरी। तो फिर ठीक है ना, वो तो एक सिस्टम है ना, एविडेंस आया होगा नहीं होगा, मैंने जजमेंट नहीं पढ़ी। अब क्या है, मुझे तो उस हद तक काम होता है ना कि जब मेरे पास केस होता है या सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। देखिए ना, अगर हामिद होते बरी, क्या नाम, इनोसेंट, तो उनको ट्रायल कोर्ट सजा क्यों देती? एक अपीलेट कोर्ट है, अब उसका आपकी राइट। हाई कोर्ट ने उसको क्यों बाइज्जत बरी नहीं, तो किया? आप हाई देखें ना। कोर्ट इनकॉम्पिटेंट है, क्यों इनकॉम्पिटेंट है? उसने बाइज्जत बरी क्यों देखिए ना, अपील का राइट है आपके पास। आपको खुदा ना खास्ता आज कोई आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन होता है, अगली अदालत में आप जाओगे, उसके होता है उसकी अगली अदालत जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये सिस्टम की बात है। डिफिकल्टी ये है कि आप लोगों के साथ माफ़ करना ज़रा, आप सिस्टम नहीं समझते। आप आपने ये समझते हो system ना, एक मिनट में आपने सिस्टम बनाया नहीं, आपने मैं सिस्टम, आप एक अदलिया मिनट, बहाली के दिनों में इसको कॉन्स्टिट्यूशन जब चीफ जस्टिस के खिलाफ मलिक एक्शन साहब, लिया जनरल परवेज मलिक मुशर्रफ साहब, ने, मैं वो उन लोगों में शामिल था जो रोजाना नहीं, वहाँ मलिक। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे खड़े होते थे, और हमारी ख्वाहिश ये थी, नहीं, दिली ख्वाहिश ये थी उसमें कि आपने- अदलिया की रिफॉर्म्स हो। उसमें अब मलिक साहब आप देखें ना, वो आपकी पाकिस्तानी बात ठीक कौम है। आपको कंधों पे उठा के साहब, बाहर अब आप करके सुने, लाई, लेकिन आपने वो काम किया नहीं। मलिक साहब आप सुन क्यों नहीं रहे? सिस्टम चलता है कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे। आप एक आदमी से या एक अदारे से ये किस तरह समझते हैं, और उससे आपको मतलब ये है कि ये जो है ना आपको कंधों पर उठाकर सजाएं दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमने सबसे ज़्यादा जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने का तरीका बनाया, और आप जाकर आज देख लें उस वक़्त के फिगर और वो जो कमेटीज़ हमने बनाई, जो काम हुआ उसके बाद आज तक, उससे पहले कभी हुआ नहीं। अगर ये काम हुआ होता लेकिन तो आज आपको मिलिट्री कोर्ट्स ना बनाना पड़ती, आपको ATA और पोपा जैसे कवानीन ना बनाना पड़ते, आपकी अदालतों में सजा होती नहीं। अब आप मिलिट्री कोर्ट्स बना रहे हैं कि इन मुजरिमों को सजा दे देंगे, क्योंकि दूसरी अदालत आपको केस नहीं लॉ सुन सकती। बनाना, लेजिस्लेशन का काम करना मालिक साहब किसका काम है? चीफ जस्टिस हेड नहीं करते नहीं, चीफ जस्टिस साहब कोई पार्लियामेंट का हेड नहीं है। जुडिशियल रिव्यू कमेटी को कौन हेड करता है? जुडिशियल रिव्यू कमेटी, उसमें सारे लॉ बने। और ये जो सजाएं क्यों लेजिस्लेशन, नहीं? देखें अब लेजिस्लेशन किसने बनाई? लेजिस्लेशन करनी है असेंबली ने, करनी है सेनेट ने। देखिए पंजाब लोगों में का- आपके 200-250 बंदा उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया है, और वो काउंटर टेररिज्म के नाम के ऊपर आपकी एक अदालत उस सजा को नहीं सुना सकी। मैं उनसे बड़े से लेकर छोटे तक के नाम भी गिनवा देता हूं जो 200 इसमें बंदा मैं मारा आपको है। मलिक साहब बताऊं, यही काम अब सिद्ध कर रहा है मलिक साहब, CPT के नाम अभी के आप ऊपर। सुन नहीं रहे ना, आप सुन तो लें। मेरे वक्त में कई केसेस आपको मिलेंगे जो इस तरह के काउंटर टेररिज्म में
यहाँ इसमें गुजरांवाले में, लाहौर के केसेस, हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया। आपके जजों ने क्यों नहीं केस सुने, क्यों नहीं सुनाए? नहीं, मेरे जजेस तो नहीं है, हर आदमी का एक जज का वो, आप तो ये समझते हैं कि शायद वो मेरी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा बावकार होता है। जब मैं चीफ जस्टिस था, अल्लाह ताला का शुक्र था, किसी की जरूरत नहीं होती थी किसी को इस तरीके से मिसिंग पर्सन किस तरह लोग लाकर पेश करते थे, हो गए किस तरह बड़े से बड़े। नहीं, मेरी ना इत्तेफाकी है जी, वो आपके इंटर्नमेंट सेंटर्स अभी भी बड़े बड़े हैं। आपको अगर गलत फहमी है तो मैं आपको दादोशुमार ला देता हूं। आज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। अगर आपने सिस्टम ठीक किया होता तो आज वो खाली होते। नहीं, वो सिस्टम इसलिए नहीं ठीक हो सकता, वहां पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ की एक्सेस ही नहीं है। जिस एरियाज में इनको ले जाकर रखा जाता है, हमने तो वहां से भी मंगवाए। मॉडल टाउन लाहौर में एक सेकंड रुक जाए, मॉडल टाउन पर क्यों जाते हैं, पहले इधर रुकते हैं थोड़ी देर, सुन लेना। आपको याद होगा कि एक दफ़ा अगर आप फॉलो करते रहे प्रोसीडिंग, कुछ लोगों को अडयाला जेल से उठाकर ले गए थे, किस एरिया में, वो जो है क्या नाम है, साउथ वजीरिस्तान वगैरह। एक कोर्ट का ऑर्डर था कि शाम से 7 बजे से पहले इनको प्रोड्यूस करो, हुए थे ना प्रोड्यूस। अगर एक काम अच्छा किया तो नहीं, एक काम अच्छा नहीं, 101 दफा कौम ने आपको शाबाशी भी दी है, लेकिन 101 काम और आपके करने थे। नहीं, मलिक साहब एक मिनट, मैं तो क्रेडिट लेने के लिए नहीं बैठा हुआ। नहीं, क्रेडिट आपको जहाँ मिलता है वहाँ देना चाहिए। नहीं, मैं क्लेम भी नहीं कर सकते थे। देखो, वो तो मेरी ड्यूटी थी ना, मैं तो क्लेम भी नहीं करता, मैं क्यों क्रेडिट क्लेम करूँगा। मैं तो अपनी रिसेंट हिस्ट्री में तो याद है कि कौम किसी शख्स के लिए इतना बाहर निकली जितना आपके लिए निकली। आप मेरी बात सुने ना, वो बात गिव एनी अदर। आज आप इशू आपका दूसरा है, आप उस पर बात नहीं, उस पर आएंगे वापस, लेकिन आपका रोल है उस पर भी फोकस करना। आप देखें ना, अगर आपका एजेंडा कोई और है तो मुझे नहीं पता है, उस पर अगर आप करना चाहते हो तो पूछो। लेकिन एक बात मैं बताऊं, इंडिविजुअल्स की बात नहीं होती, इंस्टीट्यूशन की बात होती है ना। एक बात होती है ना 10 साल की बात होती है। मैं 8 साल चीफ जस्टिस अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ पर रहा हूँ, 2005 से 13 और 2005 से लेकर 2013 तक, जिसमें आज जो आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ है और आज का जो ये जुडिशियल ऑर्डर है, सॉरी जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है, ये मरहून मिन्नत है जुडिशरी का। मॉडल टाउन पे क्यों नहीं आया? मॉडल टाउन पे ठहरे, मैं मॉडल टाउन में क्यों नहीं आऊँगा? आप पहले सुन तो लें, आप तो हौसला तो करें ना, फर्स्ट टाइम है बड़ा, आपका कंटेंट आज बहुत बड़ा चलना है। कोई मुझे आप ऐसी बात बता दें कि 5 साल गुज़िश्ता हुकूमत ने गुजारे, 3.5 साल 4 इन्होंने गुजारे, आज तक कोई ऐसी बात हुई है कि मुल्क में दोबारा मार्शल लॉ लगाने के हालात पैदा हों? बताएं ना मुझे आप। एक सवाल यहाँ मैं जरूर पूछूंगा, आप उस बेंच का हिस्सा थे जिसने जनरल परवेज मुशर्रफ को कानून पहले आप मेरे आईन में तरमीम करने का इख्तियार बिला मांगे दे दिया कि 3 साल जो तरमीम कर लो, वो भी इफ्तिखार चौधरी। देखिए, वो आप जो पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप उसका जवाब दें, मैं इसका जवाब दे दें तो मैं उसका दे देता हूँ। नहीं, मैं दूंगा इसका जवाब। देखिए, आपको इल्म नहीं है इन चीज़ों का, आप लोग समझते हैं शायद ये प्लेट में रख कर जमहूरियत आ गई है। अगर आपको इन चीज़ों का इल्म होता, क्वेश्चन भी ना करते। आज इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, आज आपका प्राइम मिनिस्टर JIT के सामने पेश हो रहा है। अब आपने कहा कि उस आप बेंच का हिस्सा था, उसकी फिर मैंने अजाला भी कर दिया। आज परवेज़ मुशर्रफ की जो जजमेंट मैंने दी थी, सारी ऑल जितने भी प्रीवियस जजमेंट थी इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पर वंस फॉर ऑल खत्म कर दिए मैंने। कैसे बाहर जाने की इजाजत मिली? बेंच पे आर्टिकल 6 का केस हो, नवंबर 3 वाले एक्शन को किसी अदारे ने तहफ़्फ़ुज़ ना दिया हो, पार्लियामेंट से इंडोर्समेंट ना हुई, ऐसे ही है ना केस उनका, तो फिर वो दुबई में बैठ के एक पोलिटिकल पार्टी दोबारा लॉन्च, वो ये आपकी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ने भेजी हुई है। आप अपनी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते हैं? किसी कोर्ट ने उनको मोहर लगा के इजाजत नहीं दी? जी, किसी कोर्ट ने बिल्कुल नहीं मोहर लगा के इजाजत नहीं दी। आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल ने क्या स्टेटमेंट दिया था? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हमें तो कुछ नहीं है, जो आप मर्जी कर दें। किसको कहा? अदालत को। और शाम से पेशतर देखिए, वो जो आप वो फिर मुझे आई एम सॉरी टू से रिपीटेडली कि आपने पढ़ा नहीं हुआ है, वो जो जजमेंट था ना ट्रायल कोर्ट का या इनिशियली जो था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा था कि अगर इसको बाहर जाना पड़ेगा ना, ट्रायल कोर्ट से पूछे। अच्छा, ट्रायल कोर्ट आपको पता है कि एक यूनिक किस्म का ये क्राइम होता है और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ना डिफाइन हुआ होता है। ट्रायल कोर्ट इसकी स्पेशल कोर्ट बनती है। हुकूमत ने क्या किया? उस ट्रायल कोर्ट को कोई नहीं पूछा। अपने ये जो इनका जो थे अटॉर्नी जनरल साहब, उनकी स्टेटमेंट पर कि जी वो हमने क्योंकि कोर्ट को बता दिया है, और क्योंकि जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट को मेंटेन कौन कर जाने दिया ना, ये इंटीरियर। अयान अली को किसने जाने दिया? नहीं, अयान अली का तो केस हमारे पास नहीं है ना, अदालत के पास ही था। नहीं तो अदालत के पास था। अयान अली ने आपको, अयान अली का जो केस होगा उस पर ज़रूर कोई मेरिट हुए होंगे। मैं अयान अली के केस को तो प्रेजुडिस नहीं कर सकता ना। इस केस को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं ज़रा सुन लीजिएगा मेरी बात। आप 31 जुलाई की जजमेंट दोबारा पढ़ें।
फिर उसके बाद ये जो चलता रहा ना मुशर्रफ के खिलाफ केस, जिसकी वजह से मुशर्रफ आपको पता है कितना इस केस को डिले कर रहा था, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप लोग वो चीज़ें नहीं देख रहे थे। ये सिर्फ रूल ऑफ लॉ। जो मुशर्रफ का पाकिस्तान से इक़्तिदार का ख़ात्मा था ना, उसमें उनका जो एक्शन था मार्च में के महीने में, जो उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिया, वो उसकी बुनियाद पड़ गई थी। पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी थी। इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया था। वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ नहीं था खड़ा हुआ, आपके साथ खड़ा हुआ था। उस एक एक्शन पे पूरी कौम आपके साथ थी या नहीं थी? तो आपसे शिकवा भी तो मेरे साथ नहीं है, वो इंस्टीट्यूशंस के साथ, अदारे के साथ। सारी कौम इस अदारे के साथ खड़ी हो गई और सारी कौम ने डिक्टेटरशिप को डिसलाइक किया। तो ये सब गुफ्तगू जारी रहेगी। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब, मॉडल टाउन में 100 बंदे लाहौर में गोली लग जाती है, उसके ऊपर कोई अदालत सो मोटो नहीं लेती। सो मोटो आपने बहुत अच्छे काम भी किए सो मोटो के तहत, मैं डिस्क्रेडिट नहीं आपको कर रहा, जहाँ अच्छा काम था क्रेडिट ड्यू है। डिस्क्रेडिट की बात नहीं कर रहा। 100 बंदों को गोली लग जाए मॉडल टाउन लाहौर में और आपकी कोर्ट जो बैठी रहे, एक उन्होंने खुद जज को लगाया, जज की रिपोर्ट आई, पसंद नहीं आई, दूसरा जज बिठा के उसको जस्टिस नजवी वाली रिपोर्ट के ऊपर। मलिक साहब, मैं ये आपको कहूँगा कि एक्शन लेना चाहिए था। और किसको? अभी जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी ले सकती है। हाई कोर्ट की अपनी रिपोर्ट है, हाई कोर्ट के सामने पिटीशन भी पेंडिंग है, और मेरा ख्याल है कि उस पिटीशन पेंडिंग होने की वजह से शायद सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नहीं ले रही है। किसी कदगन नहीं है, कदगन नहीं, मसलियत है, ये मसलियत भी नहीं है। मसलियत किस बात? 100 बंदे लाहौर शहर में गोली लग गई और आप एक्शन ना लें। अभी आप देखें ना, उस दिन वो मशाल वाला केस हुआ था, उससे पेशतर जो है ना ये जो मेडिसिन वाला इसका स्टंट्स का केस हुआ था, उससे पेशतर और भी बहुत मिसाल वाले केस में हम जैसे जो मजदूर लोग हैं ना उनको क्रेडिट दीजिए, बाकियों को 2 दिन बाद याद आया, प्राइम मिनिस्टर समेत हम जैसे मजदूरों को कहिए कि वो इस जैसे इशू के ऊपर सवाल उठाने लग जाते हैं। एक जस्टिस फारूक इरफान है, नहीं मैं पनामा में उनका नाम आया आपका देखिए, मैं बड़ी बात सुने, मैं आपकी मीडिया का, आप लोगों का, इस पाकिस्तानी कौम का मैं इनको सलूट पेश करता हूँ। अगर ये अवेयरनेस नहीं देते आज मुल्क में हालात और होते। अब रह गया, आपने पूछा कि फ़ारूक इरफान साहब का, फ़ारूक इरफान साहब के ख़िलाफ़ उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैटर सब जुडिस है। बेहतर है कि आप इंतज़ार कर लें। लेकिन मैं एक यहाँ और बात आपसे मैंने ज़रूर जाननी है, जब हम प्राइम मिनिस्टर का केस पब्लिकली डिस्कस कर सकते हैं, तो उन जजेस का जिनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप मिसकंडक्ट के ऊपर, करप्शन चार्जेस के ऊपर चलाते हैं, उनके ऊपर पाबंदी क्यों है? ये इसलिए कि सवाबदीद है जुडिशल काउंसिल की अंडर द रूल्स। ये मेरे ख्याल में सवाबदीद नहीं होनी चाहिए, मेरी ज़ाती राय नहीं होनी तो चाहिए। फिर वो आप एप्लीकेशन दे देना, पनामा के अंदर नाम डला हुआ है, नहीं तो फिर आप कहेंगे आप इसके ऊपर नहीं डिस्कस नहीं करोगे, फिर एप्लीकेशन दे देना कि इसको सर ओपन करें ताकि मीडिया भी मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं केस परसू नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। आप सियासी जमात के सरबराह भी हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस भी हैं, लीगल माइंड है आप। इसलिए कि ये वक्त उसी मेरे वक्त में रूल्स बने थे, और जितने भी मतलब हमने देखा था कि इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन की जो है ना कुछ रख रखाव भी होता है, कुछ रिस्पेक्ट भी होती है, लेकिन उसमें कतगन नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, जब मेरे खिलाफ रेफरेंस आया था ना, उन्हीं रूल्स के मुताबिक मैंने भी उनकी मौजूदगी में ये रिक्वेस्ट की थी। क्या रिक्वेस्ट की थी? कि मुझे ओपन ट्रायल चाहिए। और फिर आपको याद होगा कि 184(3) की पिटीशन भी मैंने ही फाइल की थी, और बाय नेम मैंने एज ए चीफ जस्टिस फाइल की थी, और ये सारा जितना मामला था कोर्ट में खुलकर आ गया था। मैं तो इस बात का कायल हूँ, तो लेकिन ये खुल के आना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल आई एग्री, लोगों को पता चलना चाहिए, लेकिन ये अब सवाबदीद उनकी है। आपको उस वक्त कर देना चाहिए था। उसके बाद आप कितना अर्सा बहाली के बाद 4 साल उस वक्त कोई ऐसा इशू नहीं आया जिसकी वजह से किसी ने हमसे कहा कि हमें ऑब्जेक्शन है। आम तौर पर अब तरीकाकार ये है कि जिसके ऊपर केस आता है वो रिज़ाइन कर देता है, हम वहीं पे फाइल ठप कर देते हैं। यही नहीं पता चलता कि उसका मिसकंडक्ट था क्या। हो सकता है बहुत शरीफ आदमी हो, उसमें बड़े काबिल इज़्ज़त लोग हों, हम फाइल ठप कर देते हैं उस दिन। तो ये तो तरीकाकार दुरुस्त नहीं। रिज़ाइन कर दिया तो बस ठीक है, ओके आज छोड़ो। नहीं, मैं भी इस बात का वैसे आपसे मैं एग्री करूंगा कि अगर खुदा न खास्ता इल्ज़ामात हैं उसको लॉजिकल एंड तक लेकर जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब आइंदा इलेक्शन भी पास आने वाले हैं, आप सियासी जमात के भी सरबराह, क्या मुस्तकबिल क्या देखते हैं उनका? बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इस मुल्क में वही इलेक्शनों में जाकर कामयाब होते हैं जो पार्टिसिपेट होते हैं जिनके हाथ साफ नहीं है। अब जिस तरह और लोगों के जिनके हाथ साफ नहीं थे उनका मुस्तकबिल इस मुल्क में ताबनाक है, इसी तरह इनका भी ताबनाक होगा। लेकिन आप लोगों पर जिम्मेदारी है। मलिक साहब, मीडिया पर, अवाम पर वोट मत दो करप्ट लोगों को, आप इनको उजागर करेंगे। हमने पार्टी क्यों बनाई? इसीलिए कि हम कहते हैं भाई हमने तो इक़्तिदार या उसमें तो नहीं जाना है, लेकिन कम से कम हम रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, इसको जाकर उसको जाकर के यार लेकिन आप उसको खुदा के लिए उस आदमी को वोट दो जिसके हाथ साफ है।
मई 2013 के इंतखाबात के ऊपर अभी तक रोला है जी। वो एक कहता है आरओज के इलेक्शन थे, दूसरा कहता है वो मेरा ख्याल अगर आप प्रोसीडिंग क्या होगा? अगर आप प्रोसीडिंग फाइल करते रहें तो फिर नासिर मुल्क साहब के बेंच की आप जजमेंट पढ़ लें। उन्होंने इरेगुलरिटीज आइडेंटिफाई की, ये नहीं कहा हुआ कि ऑल राइट, मैं कौन सा वो कह रहा हूँ, लेकिन वो जो था इरेगुलरिटीज हर जगह थी, वो रिपोर्ट इज ए कम्प्रीहेंसिव। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो रिपोर्ट ऑल वेल था। हाँ? उस रिपोर्ट के मुताबिक ऑल वेल था, सब अच्छा था। नहीं, उन्होंने देखिए, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि ऑल वेल था, मैं उसमें तो मेरी तो जिम्मेदारी नहीं थी ना। आप चीफ जस्टिस उसमें चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन का ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। खुदा ना खास्ता जो मैं बात मुंह से निकालने जा रहा हूँ वो हो नहीं सकती। आप चीफ जस्टिस को क्या समझते हैं? तोबा नौज़बिल्ला, उसके पास खुदा की पावर्स होती हैं। चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी के पास पब्लिक सपोर्ट थी, वो किसी और चीफ जस्टिस के पास थी नहीं। जो किसी और चीफ जस्टिस को कंधों पे बिठा के किसी ने बहाल कराया। नवाज शरीफ साहब वाला, वो आपको सजाद अली शाह साहब वाला केस पता होगा, सजाद अली शाह के खिलाफ दूसरी अदालत बन गई थी। मलिक साहब, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आपने और इस मुल्क का कानून आपने देखा है, चीफ जस्टिस 1 इंच बाहर नहीं जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम एंड पे आ गया, प्रोड्यूसर साहब मेरे बोल रहे हैं, सिर्फ एक बता दें, इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? उसके लिए तो कोटा भी है, क्योंकि मेरा नेटिव है, मेरी जगह है, और भी इंशाल्लाह देख लेंगे, लेकिन बेसिकली इरादा कोटा से इलेक्शन लड़ना। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।